हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बार और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ एनआईएस की सारी जो है सारे सब्जेक्ट की जो है मैं वीडियो ला दूँ। तो मैं ऐसी एनआईएस की जो है वीडियोस और भी आगे लाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के सिद्धांत है वो, और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ जो है किस किस टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसको हिंदी में बीमा के सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, जो बीमा की जो वैधता होती है यानी कि वैलिडिटी जो होती है ना, वो कुछ स्थापित प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है उस पर निर्भर करती है। ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऑल टाइप्स ऑफ जो सारी टाइप की जो इंश्योरेंस होती है उन पर लागू होते हैं ये। तो आइए इसका पहला जो है प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल ही फेथ का यानी कि विश्वास का प्रिंसिपल है। ये सारा जो है विश्वास के बेस पे है। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों पार्टी जो होती हैं इंश्योरर और इंश्योर्ड की, मस्ट डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इसमें जो है दोनों पार्टी जो होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, उनको जो है सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देनी चाहिए अपने बारे में। जैसे कि जो सब्जेक्ट है इंश्योरेंस का, जैसे कि हेल्थ सब्जेक्ट हो गया, कोई भी किसी भी टाइप का इंश्योरेंस जो करा रहे हैं उसमें जो है उस इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, उस इंश्योरेंस से रिलेट करती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना, वो जो है दोनों पार्टी को दे देनी चाहिए। कोई कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में, फॉर एग्जाम्पल द प्रपोजर मस्ट होनेस्टली डिस्कस और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज और डेथ, हैबिट, पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री। जैसे कि हम लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखें कि जो जैसे एग्जाम्पल, जो बंदा जो है पर्सन है, वो लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, उससे सारी जो है ईमानदारी से डिस्क्लोज करना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। उसकी डेथ से रिलेट हो या उसकी पर्सनल हैबिट्स जो होती हैं या हिस्ट्री होगी पर्सनल या फैमिली की हिस्ट्री होगी ना, वो सारी रिवील कर देनी चाहिए ताकि आगे जो है दिक्कत ना हो। इन केस ऑफ एनी कॉन्सिलमेंट अबाउट द मटेरियल फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट वैलिड। इससे अगर नहीं बताता हो तो कॉन्ट्रैक्ट का जो है वैलिड नहीं रहता। जैसे कि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता, जैसे कि महत्वपूर्ण जो है तथ्य वो कुछ छुपाता है, तो वो वैध नहीं होगा, जो है ये वैलिड नहीं होगा। It is because the risk can be evaluated only the basis of fact relating subject matter of insurance। subject matter of insurance जो होता है ना, जो विषय वस्तु होता है बीमा का, उसी से उसके फैक्ट या उसके बेसिस से ही जो है हम रिस्क को एक एवेल्यूट कर सकते हैं। तो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जिस सब्जेक्ट हम जो सब्जेक्ट का जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है हमें बता देनी चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में हम बीमोचित स्वार्थ का सिद्धांत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट विद द मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि दोस्तों, हम कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा जो है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा उस इंश्योरेंस से मतलब क्या है, कुछ मतलब है कि नहीं, कि हम लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं उससे हमारा मतलब क्या है। जैसे कि अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ इंश्योर्ड इफ ही स्टैंड गेन फ्रॉम इट्स एक्सिस्टेंस फ्रॉम लूज फ्रॉम इट डैमेज और डिस्ट्रक्शन। जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी अगर उसको लाभ दे रही है, अगर उसको गेन दे रही है उसकी लाइफ में, तो वो उसमें जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मतलब उसका जो है उस प्रॉपर्टी से मतलब है। अगर उसे पैसा नहीं दे रही वो प्रॉपर्टी, तो उससे क्या मतलब, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अ मैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड दैट इज ऑफ वाइफ। उसकी जो है एक पर्सन है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसकी खुद की लाइफ में या उसकी जो है वाइफ की लाइफ में, जो उसकी वाइफ है उसकी लाइफ में। सिमिलरली हम देखें, द वाइफ हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट विद हर हस्बैंड लाइफ। जो उसकी जो
वाइफ है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसकी जो है हस्बैंड लाइफ में। As for property, normally it is the owner who has insurable interest with his property, but when the owner has taken loan from housing finance company to build her house, the housing finance company also has insurable interest in the house and it can seek its insurance। जैसे कि प्रॉपर्टी पे हम देखें तो उसके जो ओनर होते हैं उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है उनकी प्रॉपर्टी में। अगर वो लोन लेते हैं कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से और अपना जो है घर बनाते हैं तो उसकी जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है उसके हाउस से, क्योंकि वो अपना इंश्योरेंस देखते हैं उसमें। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जैसे कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेबल जो इंश्योरेंस एजेंट एजेंट होता है उसको ये प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस पॉलिसी लेने में, क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब कि हमारा उस इंश्योरेंस लेने में मतलब क्या बनता है। हमें बिना मतलब से जो है इंश्योरेबल जो है इंटरेस्ट बिना मतलब से जो है हमें इंश्योरेंस कराना ही नहीं चाहिए। हमें उसमें जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारा क्या है वो देखना चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिट। जैसे कि मरीन इंश्योरेंस कराते हैं तो हमारा क्या मतलब बनता है उसको कराने में, ये सब जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल जो है कहता है। तो आइए पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। इसको हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आइडेमनिटी को हिंदी में क्षतिपूर्ति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जो लॉस होता है उसको रिस्टोर करना। मीन्स जैसे कि बोलते हैं द वर्ड ऑफ आइडेमनिटी मीन्स कंपनसेटिंग समबडी फॉर एक्चुअल लॉस सुफर्ड बाय हिम, रिस्टोर समवन सेम पोजीशन दैट ही वाज इन बिफोर द इंश्योरेंस इवन टुक प्लेस। जैसे कि कोई भी उसको लॉस होता है, एक्चुअल में जो लॉस होता है उसको एक टाइप से जो है रिस्टोर कर देना, मीन्स उसकी जो है भरपाई कर देना। इसका मतलब ये होता है आइडेमनिटी का। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर द टू द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ जो है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं इन पर लागू होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज द लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। जैसे कि दोस्तों ये जो इंश्योरेंस है, ये जो अपना प्रिंसिपल है आइडेमनिटी का, ये लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ का मतलब एक टाइप की जो है डेथ हो जाना, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, उसकी कोई हम भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो है डेथ ही हो जानी है तो उससे हम रिस्टोर नहीं कर सकते। ये जो है इंश्योरेंस जो होता है, ये लॉस जो होता है लाइफ का, ये रिस्टोर नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो है सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। The principle of indemnity implies that the insurer is not allowed to make any profit from the insurance contract on the happening of the event that is insured. Again, compensation is paid the basis of amount actual loss of the sum insured। जैसे कि दोस्तों इस सिद्धांत में से जो है इसका यही आश्चर्य है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया है वो, तो वो जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जैसे कि जितने का उसका लॉस हुआ है तो कंपनी से वो जो है उतना ही क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा का अमाउंट का नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अ पर्सन इंश्योर हिज हाउस अगेंस्ट फायर फ्रॉम 20 फॉर 20 lakh। द फायर take place has he has spent 5 lakh in the repair damage cost, he can claim only 5 lakh from the insurance on not the sum assured। जैसे कि 20 लाख रुपए की जो है उसकी प्रॉपर्टी थी या उसका हाउस था, तो वो जल के फायर इंश्योरेंस के तहत जो वो जल गया, तो वो जो है उसका जो उसने रिपेयर कराने में जो मनी स्पेंड की थी वो लगी उसके 5 लाख रुपए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जो है 5 लाख रुपए ही क्लेम कर सकता है, ना कि 20 लाख रुपए। इस जो है प्रिंसिपल ये कहता है वो सारा सम जो है 20 लाख यानी कि वो क्लेम नहीं करवा सकता, उसका 5 लाख रुपया वो लगा है तो वो 5 लाख रुपया ही इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है, ये प्रिंसिपल कहता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको हम हिंदी में योगदान का सिद्धांत कहते हैं। द सेम सब्जेक्ट मैटर may be insured with the more than one insurance. In such case the insurance claim to be paid, the insurance must be shared and contributed by all insurance in proportion to the amount of sum assured by each one of them। जैसे कि एक ही सब्जेक्ट का इंश्योरेंस किसको कराना हो, 4-5 पर्सन है उसको हेल्थ इंश्योरेंस ही कराना हो, उनका एक ही सब्जेक्ट है इंश्योरेंस का, तो वो जो है मल्टीपल इंश्योरेंस करा सकते हैं, यानी कि एक ही इंश्योरेंस में 5 पर्सन जो है वो इंश्योर्ड हो सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस जो है मल्टीपल इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसमें जो क्लेम मिलेगा
जो क्लेम मिलता है सारा वो जो है कंट्रीब्यूट होगा, सारे जो इंश्योरर है जिस एक इंश्योरेंस में उन्हें मल्टीपल इंश्योरेंस कराया है वो सारे इंश्योर्ड को जो है इंश्योरर को वो जो है क्लेम कंट्रीब्यूट होगा। इफ वन इंश्योरेंस हैज पेड द फुल कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड, ही हैज राइट टू आस्क द इंश्योरेंस शेयर ऑफ लॉस प्रोपोर्शनली। जैसे कि एक ही इंश्योरेंस ने सारा क्लेम ले लिया और अपने जो है लॉस को कंपनसेट करने में लगा दिया, यानी कि जो है सारी भरपाई अपने लॉस की क्लेम लेके उसने कर दी, तो दूसरा जो इंश्योरर है उसको ये अधिकार है कि वो अपना शेयर जो है उस लॉस का जो है शेयर उससे उसका दावा करे और उससे ले। जैसे कि इसमें कुछ नोट करने की बात है, इन केस ऑफ जो है मल्टीपल इंश्योरेंस द इंश्योर्ड कैन क्लेम द लॉस फ्रॉम एनी इंश्योरर। जैसे कि वो इंश्योरर जो दूसरा इंश्योरर है सिर्फ लॉस को ही जो है वो क्लेम कर सकता है दूसरे इंश्योरर से, जो प्रॉफिट को नहीं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इंश्योर्ड कैन नॉट रिकवर मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस फ्रॉम टेक ऑल टेकन टुगेदर। जैसे कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है वही अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। यानी कि 20 लाख का है तो 20 लाख ही मिलेंगे, 20 लाख में जो उसका शेयर बनता है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन। इसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। According to this principle, once the claim as insured has been settled, the ownership right to the subject matter of insurance passes to the insurer। जैसे कि दोस्तों एक इंश्योरर को जो है क्लेम मिल गया, सारा सारा क्लेम या उसकी सेटलमेंट हो गई क्लेम की, तो कंपनी को ये अधिकार होता है उसके जो जिस सब्जेक्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी जल गई तो फायर इंश्योरेंस के तहत उसको सारा क्लेम मिल गया। अब कंपनी को ये अधिकार है कि जो वो जली हुई प्रॉपर्टी है, अब वो जो है ओनरशिप का जो राइट है, यानी कि जो है मालिक उस प्रॉपर्टी की जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बन गई। इस प्रिंसिपल ये जो है ये कहता है, इन अदर वर्ड इफ द डैमेज प्रॉपर्टी हैज एनी वैल्यू such property cannot be allowed to remain with insurance because otherwise the insured will realize more than of actual loss, principle of indemnity। यानी कि जैसे कि मैंने पिछला ही रूल बताया तो ये उसी की बात कर रहा है कि जैसे कि जितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी की और जितना लॉस हुआ है तो वो उतना ही क्लेम कर सकता है, उसके ज्यादा का नहीं। तो ये जो है अगेंस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी की। हेंस व्हेन गुड्स वर्थ 1 लाख आर डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे द फुल कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड। जैसे कि एक गुड्स है, कोई भी वस्तुएं हैं उसकी जो है वर्थ जो है उसका प्राइस 1 लाख रुपए है और डैमेज हो जाती है वो एक्सीडेंट के तहत, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो सारा जो है उसकी क्षतिपूर्ति का जो वो है मतलब भरपाई कर दी, कंपनसेट कर दिया सारे इंश्योरेंस का, सारी गुड्स को जो है 1 लाख के 1 लाख रुपए दे दिए। अब कंपनी का ये जो है हक बनता है, जैसे कि the insurance company take the possession that damaged property are entitled to dispose of the property। जैसे कि वो डैमेज प्रॉपर्टी मान लीजिए वो गुड्स है, तो उसका जो मालिकाना हक बनता है वो कंपनी का बनता है। अब वो गुड्स को बेचे चाहे जो करे वो कंपनी की मर्जी, अब वो गुड्स उस व्यक्ति की नहीं रही जिसने इंश्योरेंस कराया था, तो ये रूल कहता है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षति को कम करने का सिद्धांत। इसका मतलब यही बनता है कि जैसे कि कोई भी लॉस या कोई भी जो है किसी भी लॉस के लिए हम इंश्योरेंस कराए हो, या मान लीजिए फायर इंश्योरेंस के लिए कराया हो, तो उस व्यक्ति को जिस पर्सन ने जो है इंश्योरेंस कराया उसको सारे प्रिकॉशन अपनाने पड़ेंगे या सारे जो वो पॉसिबल स्टेप जो है उठाने पड़ेंगे जिससे जो है उसका लॉस जो है वो रिड्यूस हो, मींस कि कम हो, वो सारे जो है स्टेप्स उसको उठाने चाहिए इस प्रिंसिपल के तहत, ये कहता है ये प्रिंसिपल। इन केस ऑफ मिसशेप द इंश्योरेंस मस्ट टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू रिड्यूस मिटिगल ऑफ द लॉस और डैमेज जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा सारे पॉसिबल स्टेप जो बनते हैं वो एक व्यक्ति को जिसने इंश्योरेंस कराया वो उठाने चाहिए उसको अपने लॉस या डैमेज को कम करने के लिए। This principle ensures that the insured does not become negligent about the safety or subject matter after taking the insurance policy। जो है इसके तहत जैसे कि वो एक लापरवाही ना करे, जैसे कि इंश्योरेंस ले लिया प्रॉपर्टी के जो है लॉस के लिए, फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो जब आग लगती है तो वो बैठ के लगने ना दे आग को, जो है लापरवाही ना करे, उसको सारे पॉसिबल स्टेप जो बनते हैं वो जो भी प्रिकॉशन बनते हैं वो ले उसके लिए। द इंश्योर्ड इज एक्सपेक्टेड टू द एक्ट इन अ मैनर ऑफ सब्जेक्ट मैटर हैज नॉट बी इंश्योर्ड। जैसे कि मान लीजिए अगर वो आग लग जाती है, अगर फायर इंश्योरेंस एक व्यक्ति ने करवाया हो तो उसके घर आग लग जाती है,
तो वो आग उस लगने देता है, मतलब कि जो है सारे सेफ्टी प्रिकॉशन जो होते हैं वो नहीं उठाता, मान लीजिए वो स्टेप्स नहीं उठाता, तो इंश्योरेंस कंपनी सारा उसको क्लेम कभी नहीं देगी। वो क्या है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा। तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी उससे ये बोलेगी कि भैया आपने जो है घर में आपके आग लग रही है, आपने पानी तक नहीं डाला उसमें, आपने जो है सारी जो है आग लगने दी, तो इसके तहत जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उससे पैसा नहीं देगी, जो है सारा क्लेम कभी नहीं देगी। If proportionate steps are not taken to save the asset, the insurance may not get full compensation from the insurance company. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, for example, if a house insured against fire and fire take place, the owner must take all possible steps to extinguish the fire and minimize the loss. Similarly, when a house insured against thief, he must take all precaution and step prevent. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये वही दे रहा है कि जो हाउस इंश्योर्ड कराया गया हो फायर इंश्योरेंस में, द फायर टेक प्लेस, मान लीजिए कि उसके घर में आग लग जाती है, तो सारे पॉसिबल स्टेप्स जो बनते हैं उसके वो जो है वो ले, और फायर इंश्योरेंस को जो है अपने लॉस को जो है मिनिमाइज करे, कम करे उसके लिए। जैसे कि कोई हाउस है वो जो है चोरी के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस कराया गया हो, तो वो सारे प्रिकॉशन ले जिससे कि जो है चोरी उसके घर में ना हो, तो वो सारे प्रिकॉशन ले। ये रूल जो है ये प्रिंसिपल कहता है। Principle of cause proxima, nearest cause. According to this principle, the insured can claim compensation only if the loss is caused by event insured against. In other words, unless the event insured a nearest cause, not a remote cause for loss occurred, the insurance cannot claim the loss from the insurance company. जैसे कि इस प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल कहता है कि एक इंश्योर्ड, मान लीजिए जिसने इंश्योरेंस कराया हो, वो तभी ही अपना लॉस जो है वो क्लेम कर सकता है जब वो लॉस उस इंश्योर के जो है अंदर आता हो, उसके अगेंस्ट ना जाता हो, उसके अंदर आता हो। जैसे कि फायर इंश्योरेंस का जो है हमने इंश्योरेंस करा है, तो एक्चुअल में जो आग लगी है तो जो है तो ही क्लेम मिल सकता है। मान लीजिए हमने कराया तो फायर इंश्योरेंस का है और हमारे घर में चोरी हो जाती है, तो जो है कंपनी हमें जो है उस लॉस का या उस लॉस को कंपनसेट नहीं करेगी, उसका क्लेम हमें कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ शिप कैरिंग ऑरेंज वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। जैसे कि एक शिप ने जो है इंश्योरेंस कराया है किसके लिए, जो उसके अंदर जो ऑरेंज आ रहे हैं, ऑरेंज मीन्स जो संतरे आ रहे हैं, वो एक्सीडेंट के तहत खराब ना हो जाए या उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका इंश्योरेंस किया हुआ है। The ship reached the port safely, and there was delay in unloading the oranges from the ship. As a result, the oranges got spoiled. The insurer did not pay any compensation from the loss because the proximate cause of loss was delay in unloading and not an accident during the voyage. जैसे कि मान लीजिए शिप तो जो है वो बंदरगाह पर अच्छी तरीके से सेफली पहुंच गई, लेकिन उन्होंने जो है शिप के अंदर जो संतरे रखे थे उनको अनलोड करने में देरी लगा दी, और जो वो संतरे जो है खराब हो गए, तो वो जाके इंश्योरेंस कंपनी से अपना जो है लॉस का जो है क्लेम नहीं ले सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने जो है ऑरेंज का इंश्योरेंस लिया था किसकी वजह से, जब उसका एक्सीडेंट से वो जो है खराब ना हो जाए, इसके लिए जो है उन्होंने इंश्योरेंस कराया था, ना कि जो है वो बंदरगाह पर रख के खराब हो जाए खुद, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं कराया था। तो इस जो है इस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी कभी उसे क्लेम नहीं देगी। इस प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल कहता है कि जिस सब्जेक्ट में हमने इंश्योरेंस कराया है और उसी सब्जेक्ट इवेंट की वजह से वो जो है लॉस हो जाता है, तभी ही जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्लेम देगी, वरना वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। इसको हम हिंदी में जो है परिवहन कहते हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये जो है सारी बिजनेस की सपोर्ट सर्विसेज है। ये एक टाइप की जो है बिजनेस को सपोर्ट देती हैं, अच्छे से जो है अच्छा फ्लो बिजनेस का चलता रहे। तो इस चैप्टर में हम यही सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं, जो एक जो है आसान बना देती है, सुगम बना देती है इस सर्विस को। तो आइए हम पढ़ते हैं परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को। जैसे कि यू आर फुली अवेयर दैट द गुड्स प्रोड्यूस एट द वन प्लेस मे बी यूज्ड और कंज्यूम एट वेरियस प्लेस एज द मार्केट फॉर गुड्स नाउ अ डेज एंड स्प्रेड ओवर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एक्सटेंड अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे कि हम जानते हैं कि माल जो होता है उसका जो प्रोडक्शन एक जगह पर किया जाता है और जो उसका कंजप्शन होता है वो अलग अलग जगहों पर किया जाता है, अलग अलग मार्केट हो गई जो है, मान लीजिए
अलग अलग जगहों पर किया जाता है। आज की जगह वो ये जो है अलग अलग जगहों पर फैला हुआ होता है। वो एक कंट्री में हो गया या कंट्री के बाहर भी जो है वो फैला होता है, लेकिन उसका जो उत्पादन होता है, मीन्स उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, वो जगह अलग होती है। मान लीजिए कि लुधियाना में जो है वो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं और वो बिकती जो है दिल्ली में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं भी बिकती हैं। Hence, the goods have to be carried from one place of production to the place of consumption or use. जैसे कि वो गुड्स जो है वो कैरी की जाती है प्रोडक्शन प्लेस से, जहाँ वो गुड्स बनती हैं, कैरी की जाती हैं और वहाँ पहुँचा दी जाती हैं जहाँ उसका गुड्स का कंजप्शन होता है। मान लीजिए कपड़ा जो है बनता लुधियाना में है, तो वो लुधियाना में सारा कपड़ा जो है वो कैरी किया जाता है, वो पहुँचाया जाता है कहाँ, दिल्ली में। तो वो जो है दिल्ली में उस लोग उसको जो खरीदते हैं। The process of carrying goods and passenger from one place to another place is termed as transportation. जो प्रोसेस चलता है गुड्स या कोई भी पैसेंजर हो गए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, जो प्रोसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से, तो इसको जो है इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसके भी कुछ मोड होते हैं, जैसे कि रोडवेज हो गया, रेलवेज, एयरवे और वाटरवे। ये पानी से या रोड से जाएगा या रेलवे से जाएगा। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटीज गुड्स बाय रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। ये जो है एक तरीके से जो है गुड्स को पहुंचाने में आसानी बनाती है और जो डिस्टेंस का बैरियर होता है वो हटा देती है, एक तरीके से जो है प्रोडक्शन प्लेस से और कंजप्शन प्लेस का जो है डिस्टेंस जो है वो हटा देती है। तो ये जो है प्रोडक्शन प्लेस से जो है कंजप्शन प्लेस तक गुड्स जो ले जाई जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो है परिवहन के महत्व, उसके जो है इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये जो है बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका वितरण में जो इनका बहुत बड़ा रोल है, बोथ विद इन अ कंट्री अक्रॉस द बॉर्डर। कंट्री के अंदर जो है या कंट्री के बाहर भी जो है गुड्स को एक डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जो है गुड्स को फैला देना कि हाँ ये भी गुड्स जो है बनती हैं। ट्रांसपोर्ट का इसमें जो है बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट स्टेबल एंड यूनिफॉर्म प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि जो है एक स्टेबल प्राइस बना के रखता है ये जो ट्रांसपोर्ट, एक जगह पे जो है स्टेबल और यूनिफॉर्म प्राइस बना के रखता है अलग अलग मार्केट में। एज ट्रेडर आर एबल टू एडजस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग डिमांड। जो है डिमांड की चेंज होने की वजह से जो व्यापारी होते हैं वो सप्लाई को अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ की सप्लाई अपना डिमांड कम है तो उसकी सप्लाई जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। मीन वाली जैसे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है एक चीज़ की और वो गुड्स उसके पास कम है, व्यापारियों के पास जो है मार्केट में गुड्स कम है, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो गुड्स की सप्लाई को जो है उससे बढ़ा सकती है कि लोगों को जो है ये गुड्स जो आती हैं ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो उसकी जो है वो सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हो सकता है। कंज्यूमर्स हैव द बेनिफिट ऑफ गेटिंग गुड्स एट देयर डोर स्टेप्स। जो है कंज्यूमर को जो है बेनिफिट है, वो जो गुड्स होते हैं, जो चीज़ें होती है वो अपने घर पे ही जो है उन्हें मिल जाती हैं उन्हें, लेकिन जो है चॉइस का ही एक जो है ऑप्शन होता है। और वो जो गुड्स भी होती हैं वो उन्हें जो है सारी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से ही होता है। इट इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई बना के रखता है रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की, इंडस्ट्री को, उद्योग को जो है कच्चे माल की जो है कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो बना के रखता है ट्रांसपोर्ट। इट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री बाय फैसिलिटिंग इनफ्लो ऑफ मटेरियल एंड आउटफ्लो ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो है ये ग्रोथ भी करवाता है, लार्ज स्केल पे जो है ग्रोथ करवाता है इंडस्ट्रीज की, इन जो है विकास कराता है इंडस्ट्री की। कैसे, जैसे कि वो कच्चा माल दे के, मान लीजिए जैसे इनफ्लो ऑफ मटेरियल, जो उनका मटेरियल होता है उनको कच्चा माल दे के, और आउटफ्लो जो वो चीज़ें बनती हैं, जो गुड्स जो है बन जाती है उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, स्प्रेड कर देता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसमें जो क्या है इंडस्ट्रियों का जो है ग्रोथ भी हो जाता है, विकास भी हो जाता है बड़े स्केल पे। इंटरनेशनल कंपटीशन इज इनकरेज विद द इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो है विकसित, मान लीजिए जो अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, तो वो जो है बढ़ावा देती है इंटरनेशनल कंपटीशन को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है उसको भी बढ़ावा देती है। जैसे कि दिस मेक्स ग्लोबल मार्केट्स एसेबल द सेलर एंड बायर और डिफरेंट कंट्री। जो सेलर और बायर है ना,
जो अलग अलग कंट्री के जो सेलर और बायर्स होते हैं वो जो है देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो है सामने आ जाते हैं हमारे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको हिंदी में हम परिवहन के माध्यम बोलते हैं। अलग अलग माध्यम होते हैं जो है ट्रांसपोर्ट के। While traveling from one place to another place, we use car, bus, train. People also use boat, ship, aircraft for their movement. जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं तो हम कार का यूज़ करते हैं, या बस से हम दूसरी जगह चले जाते हैं, या ट्रेन से जाते हैं। पीपल जो है, जो लोग होते हैं, वो बोट को भी यूज़ करते हैं, शिप को भी यूज़ करते हैं उसकी मूवमेंट के अनुसार जो है। these all various mean through which we have moved from one place to another place. All these mean to transport need to support of a particular medium or mode through which it will travel. जैसे कि हम मूव होने के लिए ये यूज़ करते हैं सारा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसमें जो है हम एक मोड का यूज़ करते हैं या किसी मीडियम का एक पर्टिकुलर जो है इनका यूज़ करते हैं जिसमें हम ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे कि अ ट्रक नीड द सपोर्ट ऑफ रोड, जैसे कि ट्रक जो है वो रोड का सपोर्ट लेती हैं। एन एरोप्लेन नीड द सपोर्ट ऑफ एयर, जो एरोप्लेन होता है वो हवा का जो है सपोर्ट लेती है। एंड शिप नीड्स वाटर टू ट्रैवल, जैसे शिप को जो है पानी की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। सो द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट को भी जो है उनके मोड्स को जो है क्लासीफाई किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि इनको क्लासिफाई किया गया था, रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलती हैं, रेल ट्रांसपोर्ट जो पटरियों पे चलती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट पानी में चलती हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट जो है हवा में चलती है। इनको हम ब्रीफली पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है, फिर भी हम इनको अच्छे से और अच्छे से जानते हैं। आइए दोस्तों, ये जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले आ जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज अंडरटेकन थ्रू एनिमल, हॉर्स, कैमल्स, डंकी, व्हीकल ड्रॉन बाय एनिमल, बुल कार्ट एंड द मोटर व्हीकल, वैन, ट्रक, ईटीसी। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट रोड के सहारे से चलती हो, मान लीजिए वो एनिमल ही हो गया, हॉर्स हो गया, मान लीजिए घोड़ा हो गया, या ऊंट हो गया, या गधा हो गया, डोंकी। व्हीकल में हम देख लेते हैं बुल्लो जो है बुल्लो कार्ट्स होते हैं, जो जैसे कि पीछे कार्ट लगी होती है एक बुल के। जैसे कि मोटर व्हीकल हो गए, वैन्स, ट्रक्स जो रोड का सहारा लेके चलती हैं, वो सारी जो है रोड ट्रांसपोर्ट कहलाई जाती हैं। यूज ऑफ एनिमल्स एंड व्हीकल ड्रॉन बाय एनिमल्स हैव लिमिटेड यूज ओनली ऑन रूरल एरियाज। जैसे कि एनिमल का जो है यूज़ किया जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए बाय रोड, तो वो जो है गांव वाले एरियो में, ग्रामीण एरियो में जो है रूरल एरियाज जो होते हैं उनमें ही ज़्यादा होता है। वैन्स आर लिमिटेड टू लोकल ट्रांसपोर्ट विद इन अ सिटी। जैसे कि वैन्स जो होती है वो लिमिटेड जो है और लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, सिटी के अंदर ही चलती हैं, गुड्स को जो है सिटी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। Most good traffic moves by through truck which are considered convenient and economical and safe। जैसे कि ज़्यादातर जो गुड्स होती हैं ना वो ट्रक से जाती हैं। बड़ी पैमाने पर जो है गुड्स की सप्लाई जो बनती है विद इन अ कंट्री, वो ट्रक से ज़्यादातर चली जाती हैं। ये भी जो है इकोनॉमिकल है और सेफ भी है गुड्स को ले जाने के लिए। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट रेफर टू मूवमेंट ऑफ पैसेंजर बाय गुड्स बाय ट्रेन विच आर ऑन रेलवे ट्रैक्स लेड फॉर द पर्पस। ये वो ट्रांसपोर्ट है जो रेलवे ट्रैक का जो है सपोर्ट लेती है एक गुड्स को या पैसेंजर को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ज़्यादातर जो है ये रेलवे ट्रैक से एक टाइप की जो है ट्रेन से ही, मान लीजिए हम टाइप की नहीं, जो ट्रेन से ही जो है हम जो है गुड्स को या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये रेल ट्रांसपोर्ट जो है मानी जाती है। इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, रेल ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल एंड सेफ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है गुड्स को ले जाना होता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है गुड्स का, जैसे कि, तो उसमें ट्रक का जाना पॉसिबल नहीं होता, तो ट्रेन से जाना जो है इकोनॉमिकल भी है और सेफ भी है। इन इंडिया रेलवेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि इंडिया में जो है रेलवे का जो स्वामी होते हैं, मालिक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके अंदर जो है अंडर जो है सारी रेल आ जाती हैं। रेल जो है वो मोनोपोली है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका हक होता है रेल पे। एंड मोस्टली कॉमन यूज एज मोड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो है कॉमन यूज होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो है इंडिया में जो है ट्रेन का। वाटर ट्रांसपोर्ट, water transport refer to movement of goods and passenger on waterways by using various means like boat, steamer, launches, ship, etc। जो है waterways का सपोर्ट लेती हैं वो जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं। एक पैसेंजर या गुड्स को
मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बाय वाटरवेज, तो वो जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाती है। उसमें जो है बोट्स आ जाती हैं, स्टीमर आ जाते हैं, लॉन्चेस या शिप्स आ जाती हैं। तो इससे जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है वाटरवे से। द मूवमेंट में टेक प्लेस इनसाइड द कंट्री और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ये जो है इसमें जो है गुड्स इनसाइड द कंट्री भी जाती हैं, और ज़्यादातर जो है मोस्टली कंट्री के बाहर जब गुड्स ले जानी हो तो जो है इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया इज हाईली लिमिटेड because of unavailability of inland waterways to limited facility. Transportation by sea and ocean is quite common coastal areas और internal trade। तो इंडिया है इसमें जो है इसका लिमिटेड यूज है, क्योंकि इस जो है जो बंदरगाह होते हैं, जो इनकी जो मान लीजिए जलमार्ग होते हैं वो बहुत कम है, तो इसकी अनअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका यूज़ जो है बहुत कम किया जाता है। जैसे कि इट इज रिलेटिव मॉल इकोनॉमिकल फॉर बल्की गुड्स कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो जो है इस जलमार्ग का यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का जो है यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाने के लिए जो जिस ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया जाता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जो है मोस्टली यही यूज़ होता है एक देश से दूसरी जगह जाने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय यूजिंग एयरक्राफ्ट एज एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा की मान लीजिए हवा की मदद से जो ट्रांसपोर्ट चलती हैं तो वो उसे एयर ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं। इससे जो है गुड्स और पैसेंजर को जो है एयरक्राफ्ट यूज करने से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इट इज़ द स्पीडिएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स मोस्टली यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर। ज़्यादातर जो है पैसेंजर को कैरी करके जो है दूसरी जगह ले जाया जाता है। अगर किसको वहाँ जल्दी पहुँचना हो तो ये सबसे ज़्यादा जो स्पीडेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, ये बहुत जल्दी पहुंचा देता है। एज फॉर गुड्स, एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूज फॉर गुड्स इज हाईली वैल्यू एंड लो वॉल्यूम सच एज मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। जैसे कि इसको जो तब यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर इसको भी यूज़ किया जाता है, इसको तब यूज़ किया जाता है जो गुड्स होती है जो हाई वैल्यू की होती हैं और लो वॉल्यूम की होती है। लो वॉल्यूम मीन्स जैसे कि सब्जियां हो जाती हैं, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो है महंगी महंगी चीज़ें जो होती हैं, तो इनके लिए जो है ये ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है। विद द प्रोविजन ऑफ लार्ज कार्गो प्लेन्स, लार्ज कार्गो प्लेन्स में द यूज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स हैज कंसिडर इंक्रीज विद इन कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। कि जो लार्ज कार्गो प्लेन है इसका यूज जो है इंटरनल ट्रेड के लिए या विद इन द कंट्री जो है गुड्स पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे क्या है जल्दी भी गुड्स पहुंच जाती हैं और गुड्स जो है ख़राब भी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जियां जो है उसको ज़्यादा देर लग जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट की वजह से सब्जियां जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है ख़राब भी नहीं होती। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो जो है एंड तक देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा होगी तो मुझे पढ़ाने में और मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे के जो जो टॉपिक्स रहते हैं वो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।